रमज़ान मुबारक हो। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस महंगे तरीन रमज़ान में रोज़े रखें, सब्र करें और अपने हुक्मरानों को अपनी दुआओं में याद रखें। मैं हूँ आयशा एहतिशाम। जी हाँ मेरे अजीज़ हमवतनों, पाकिस्तान में जब भी कोई भी हुकूमत में आया, बड़े बड़े नारे और वादे किए गए। किसी ने रोटी कपड़ा मकान की बात की, किसी ने मुआशी इंकलाब का नारा लगाया, तो किसी ने तब्दीली के ख्वाब दिखाए। गुज़श्ता 10 साल से लोगों को तब्दीली के ख्वाब ने आवाम को एक उम्मीद दी। आवाम सोच रही थी कि अब ये दो पार्टीज की बारी खत्म होगी और हकीकत में इनके हालात बदलेंगे। अस्पतालों में इलाज मुफ्त होगा, बेहतर इलाज होगा, तालीम की मुफ्त और बेहतर सहूलत मिलेगी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, पुलिस का रवैया तब्दील होगा, थाना कल्चर तब्दील होगा। बच्चे, बूढ़े और नौजवान इसी उम्मीद पर थे कि अब आएगा इमरान, बनेगा नया पाकिस्तान। जी, जुलाई 2018 में अब से 9 महीने पहले तब्दीली भी आई, नया पाकिस्तान भी बन गया, इमरान खान वज़ीर आज़म भी बन गए। लेकिन मेरे अजीज हमवतनों, वही हुआ जो 70 साल से होता चला रहा था। तब्दीली खुद तब्दीली का शिकार हो गई। जब अवाम इस ख्वाब से जागी जो इसे इंतखाबात से कबल दिखाया गया था, तो वो अब पूछती है कि क्या हुआ तेरा वादा? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ है वो मईशत की बहाली? कहाँ है वो खुशहाली? कहाँ है वो 2 नहीं 1 पाकिस्तान, जहाँ अमीर और गरीब के लिए एक ही निज़ाम अदल होगा? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इंसाफ कहाँ है? आज अवाम वज़ीर आज़म के बयान को गौर से सुन रही है। पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। इस बयान को अवाम गौर से इसलिए सुन रहे हैं कि इस अवाम ने कहां धोखा खाया। इन्हें इस वक्त ये बयान समझ क्यों नहीं आया जब आप इन्हें ये कह रहे थे कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें नहीं रुलाऊंगा। आज महंगाई तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, आज लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गरीब आज यही सोच रहा है कि इन इंतखाबात से पहले क्यों समझ नहीं आया था कि ये रुलाने की बातें तो इन्हीं के लिए थी। आज आम आदमी वज़ीर आज़म इमरान खान की वो बातें याद करता है जो वो डॉलर, कर्जों और IMF के बारे में किया करते थे। ना अमेरिका ना IMF किससे भिखारियों की तरह कर्जे नहीं लेने, एड नहीं लेनी। 100 अरब रुपया पाकिस्तानियों पे कर्जा चढ़ता है, जब डॉलर के सामने रुपया 1 रुपया गिरता है। आज हुकूमत IMF नहीं गई बल्कि IMF पाकिस्तान पहुंच चुकी है। जी हाँ, नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार ने वजीर तब्दील किया, लेकिन फिर तकदीर नहीं तब्दील हुई तो वजीर की जगह बाहर से IMF का तजर्बा रखने वाले मुशीर लाए जा चुके हैं। लेकिन इससे भी शायद काम नहीं बना। IMF क्योंकि अब पाकिस्तान में डेरे डाल चुकी है, तो अब स्टेट बैंक भी वो साहब चलाएंगे जिन्हें बाहर से बुलाया गया है। इसे स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया है जो IMF का स्पेशलिस्ट है। अब वो होगा जो IMF चाहेगा और इसे करने के लिए मैनेजर्स भी IMF के मनपसंद लाए गए हैं। अब शायद तब्दीली सरकार को मनपसंद कर्ज का पैकेज मिल पाएगा, लेकिन वो पैकेज गरीब पर जो बोझ ढालेगा, जो सितम ढाएगा, जो महंगाई का बॉम्ब गिराएगा, दरअसल इसका इस्तकबाल हो चुका है और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आइंदा बजट में नए टैक्सेस की तैयारी मुकम्मल कर ली गए हैं। जी मेरे अजीज हमवतनों, अब समझ में आ रहा है ना कि वज़ीर आज़म वो कट्टे, मुर्गी और अंडों की बातें क्यों किया करते थे। अब समझ में आया कि भैंसों की नीलामी क्यों हुई। नए पाकिस्तान की मुआशी टीम मुकम्मल नाकाम, मईशत का पहिया जाम, इकॉनमी की सुनामी अब अवाम की उम्मीदों को डुबो चुकी है और वज़ीर आज़म आज भी अवाम को यही तसल्ली दे रहे हैं। रखें, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ छोटा सा पीरियड है, ये निकल जाएगा। मैं इंशाल्लाह आपको निकालूंगा इससे। जी हाँ, और इस सब के बीच में आज एक देसी तकर्री भी हुई है। FBR के नए चेयरमैन भी तैनात हुए हैं और ये क्यों हुए हैं, चंद महीने पहले ही वज़ीर आज़म ने इसकी वजह भी खुद ही बताई थी। ये भी आपको आज कहता हूं कि अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है। इसमें ये कोई हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। अगर हमारा टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी ठीक ना हुई तो ये तो मुल्क की आगे सिक्योरिटी का इशू है।
اب یہ نئی تقرریاں، نئی تعیناتیاں کیا حکومت کو مکمل تباہی سے بچا پائیں گی یا پھر قربانی سے پہلے قربانی ہوگی؟ کیا آئندہ بجٹ ایمنسٹی اسکیم اور IMF کا بیل آؤٹ پیکج سرمایہ کاروں کے ڈوبتے سرمایہ کی نیا پار لگائے گا؟ آج اپوزیشن کو بھی عوام کی سسکیاں سنائی دیں تو انہوں نے بھی چیخو پکار کی اور حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پاکستان کا مزدور، پاکستان کا غریب، پاکستان کے محنت کش کے پاس کوئی ATM نہیں۔ حکومت کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، ایک کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے۔ صبح شام مزدوری کر کے اپنے پسینے کے ساتھ بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلاتا ہے۔ عوام کے کو روٹی کا، عوام کا کو رہنے سہنے کا، عوام کا کو سبسسٹنس کا جو ہے کوئی بندوبست کرے۔ اس مہنگائی نے غریب کے لیے ناممکن کر دیا ہے، یا وہ بچوں کی فیس دے سکتا ہے یا بچوں کو روٹی دے سکتا ہے۔ تمام جو ہے کرائے کے لوگ جو ہیں اب ان کی کیبنٹ میں، کوئی اوریجنل PTI کا آپ ڈھونڈنے لگے گے تو کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو، سارے کرائے کے لوگ ہیں، مرسنریز ان کی کیبنٹ میں اس وقت۔ اب مہنگائی کی ستائی عوام اور اپوزیشن کی نئی ابھرتی حکومت مخالف تحریک کیا رنگ لائے گی؟ کہیں ایک بار پھر سے عوام کو یہ تو نہیں سننا پڑ جائے گا کہ جب کوئی ٹی وی کی اسکرین پر قوم کے وسیع تر مفاد میں آئے گا اور کہے گا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، یا IMF کے ایکسپرٹ اور وزیراعظم کی نئی معاشی ٹیم گرتی ہوئی معیشت کو سنبھال پائیں گے اور معیشت اب ICU میں زیر علاج رہے گی یا وارڈ میں منتقل ہو پائے گی؟ معیشت کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، ماہر معاشیات ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے اس بریک کے بعد۔ ڈسکلوز نہ کرنا بھی ہے۔ بارہا جو اپوزیشن ہے وہ یہ الزام لگا چکی ہے کہ جب IMF کی ڈیل کو آپ ڈسکلوز نہیں کرتے تو ڈھکے چھپے آپ عوام کے اوپر جو ہیں وہ پریشرز بڑھاتے رہتے ہیں، کبھی بجلی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی پیٹرول پرائسز کا ہائیک ہم دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ آج تک تو ہم نے کوئی 22-21 پروگرام کر چکے ہیں، کتنے کیا کوئی ایک پروگرام بھی پارلیمنٹ میں بحث ہوا ہے اس پہ؟ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی والوں نے بھی تو IMF میں گئے تھے، تو کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں بحث کیا تھا لا کر؟ PMLN والے گئے تھے ابھی 2013 سے 16 میں، کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں بحث کی تھی؟ جب آپ نے نہیں کیے تو دوسروں سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بحث کیا جائے؟ تو اور یہ کوئی خفیہ نہیں ہوتی ہے، یہ جو بھی حکومت وقت ہے یہ اس کا پرویو ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی خفیہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس دن اگریمنٹ سائن ہوگا سارے ویب سائٹ پہ آ جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی بنی، اس کے ڈس فنکشنل ہونے کی کیا وجوہات تھیں؟ اوبیسلی آپ اس کے ممبر تھے اور بہت سارے سینئر لوگ تھے جو اس کے ممبران میں شامل تھے، تو مجھے یہ بتائے گا کہ کیا ہوا؟ سجیشنز لی نہیں گئیں یا سجیشنز لے کر اس پر عمل نہیں کیا گیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل صرف ایک پرپس کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ پرپس یہ تھا کہ ہم نے IMF میں جانا ہے تو یہ ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو ملک کے بہترین لوگوں کو لے کر ایک اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنائی تھی، یہ تمام بہترین لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جائیں اور IMF سے مذاکرات کریں۔ جس دن یہ اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نے بڑے اوور ویلمنگ کے طور پہ ان کو اختیار دیا کہ ہاں جی بالکل جائیں، آپ میٹنگ، آپ IMF سے مذاکرات کریں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے سوائے میرے، I was the only one who opposed، ٹھیک ہے، باقی جتنے ممبر تھے سب ایک طرف تھے، میں اکیلا تھا، تو اوور ویلمنگ سپورٹ مل گیا حکومت کو، کیا جانا ہے؟ تو جس دن سپورٹ ملا اس کے بعد سے ڈس فنکشنل ہو گئے، کیونکہ اس کا اور کوئی کام نہیں تھا، ایک سیل آف اپروول لگانا تھا، that's it۔ لیکن یہ دیکھیں نا، ایک یہ چیز بھی ہے اور یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ IMF کے پاس چلے جانا چاہیے تھا بہت پہلے ہی، شاید بہت ساری چیزیں اس وجہ سے خراب ہو گئیں کہ IMF کے پاس نہیں گیا۔ آپ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ یو آر the one جو یہ مخالفت کرتے تھے کہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے، تو آپ کیا ابھی بھی سٹک کرتے ہیں اس اوپینین کے ساتھ کہ IMF کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ اگر نہیں جانا چاہیے تھا پھر آپشنز کیا تھے ہمارے پاس؟ آپ کے سوال 3 سوال ہیں اس میں۔ ایک تو یہ تھا کہ حکومت نے بہت دیر کر دی ہے، میرے خیال میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، میں بھی سنتا رہتا ہوں یہ ٹیلی ویژن پہ،
ओहो इनको तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था, क्योंकि इनको पता नहीं है सब चीज़ों का। देखें ये हुकूमत कब आई थी, 18 या 20 अगस्त को उन्होंने ओथ लिया था, ठीक है ना। 6 सितंबर को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग बनी है, इनॉग्रल मीटिंग होती है, और गालिबन सितंबर ही के महीने में, अगस्त में हुकूमत आई है, सितंबर के महीने में एक मीटिंग कॉल की गई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर की, और उसमें कुछ बाहर से भी लोग को बुलाए गए थे, सिर्फ ये सीड अप अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि जिस दिन ये अप्रूवल ली गई है जिसमें ये हुआ था कि हमें जाना चाहिए IMF में या नहीं जाना चाहिए, तो मेरे अलावा सब ने कहा जाना चाहिए। उसी शाम को असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जी आज हमारी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी और हमारे तमाम मेंबर हजरात ने कहा है, यकमुश्त होकर कहा सिवाय एक के कि आप बिल्कुल जाएं IMF में। तो वो फिर उसी दिन उसी रात में वो इंडोनेशिया गए, जहाँ पर एक मीटिंग थी, वहाँ पर गालिबन एशियन डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग थी या किसी की मीटिंग थी, वहाँ उनकी मुलाकात IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से हुई, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी हम IMF में जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जी अप्लाई कर दीजिए। तो ये तो काम सितंबर में हो गया, तो और कितनी देरी करनी चाहिए थी उनको। अब IMF ने अपना एक मिशन भेजा नवंबर के शुरू में, क्योंकि उनका एक अप्रूवल का तरीका होता है। जब उनका अप्रूवल हुआ उन्होंने एक मिशन भेजा, मिशन नवंबर के महीने में आया, 3 हफ्ते यहाँ गुजारा, और उसके बाद उन्होंने जब मुज़ाकरात 3 हफ्तों के बाद ख़त्म हुए तो उन्होंने कुछ हमें कहा कि जी आप ये टारगेट, जिसको हम प्रायर एक्शन कहते हैं IMF की ज़बान में, कि आपने ये करना है। तो जो चीज़ें उन्होंने टारगेट हमें दी थी और जहां हम खड़े थे उसमें बहुत गैप था। तो हुकूमत के पास एक ऑप्शन यह था कि एक छलांग में वहाँ पहुँच जाए। मिसाल के तौर पे अगर उस वक्त जब मुज़ाकरात हुई थी IMF से, तो हमारा एक्सचेंज रेट गालिबन 121 रुपया 122 रुपया पर डॉलर था, अब 142 है। तो ये एक ऑप्शन था कि एक झटके में 20 रुपया डिवैल्यूएशन कर देते और 142 पे पहुंच जाते। इसी तरीके से डिस्काउंट रेट गालिबन उस वक्त कोई 6% था, और जाना कोई अगर 11-12% पे था तो 5% एक ही झटके में बढ़ा देते। तो हुकूमत ने मुनासिब ये समझा कि एक झटके में इतने बड़े बड़े इक़दाम नहीं किए जाते हैं, इससे इकॉनमी हिल जाती है। तो उन्होंने फिर एक आहिस्ता मतलब यह है कि थोड़ी सी ही मुद्दत में वो अहदाफ जो है वहाँ तक पहुँच गए। तो उसमें पहुँचने में वक्त लगा, तो उसके बाद से मुज़ाकरात तो चल रहे हैं। अब IMF भी है एक अनरीजनेबल सा हुआ है, उसको पता है कि इस हुकूमत के पास कोई चारा नहीं रहा। हुकूमत ने इतना वक्त ज़ाया करके मरीज़ को इतना लागर कर दिया है कि अब इसके सिवाय इसको मेरे पास डॉक्टर IMF एज ए डॉक्टर वहाँ लेके जाने के, और कोई मरीज़ उसको अब देख नहीं सकता, इसको कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए फिर वो भी अपने हिसाब से काम कर रहे कि ये भी करो वो भी करो। देखिए वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इसमें थे कि शायद यार जितना हमने करना था, गैस की कीमतें बढ़ानी थी, बिजली की कीमतें बढ़ानी थी, एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना था, डिस्काउंट रेट को बढ़ाना था, ये हमने कर लिया है। तो अब IMF जो है वो हमें कहे कि हमसे अब ये प्रोग्राम हो जाएगा, तो आगे चलेंगे फिर देखेंगे। लेकिन IMF भी लकीर का फ़कीर बना बैठा है कि नहीं ये करें, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें। हालांकि 2 मरतबा वज़ीर आज़म के IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। अच्छा। और उनका ये ख्याल था कि इस मुलाकात में बर्फ़ थोड़ी सी पिघली होगी IMF के साइड पे, वो मान जाएंगे, लेकिन वो बज़िद होकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए फिर देर हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म भी अगर उथलेस हो जाएं IMF की तरह, उनको ये फ़िक्र ना हो पाकिस्तान के अवाम की, सही है, तो ये काम बहुत पहले हो जाता। लेकिन उन्हें भी पता है कि IMF का प्रोग्राम कितना पेनफुल होगा, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना हमने एडजस्टमेंट करनी थी कर ली, अब आगे चलो। लेकिन वो भी बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं कि जी हम तो आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप ये नहीं करें। तो ऐसे उन्होंने कंडीशन रखे हुए हैं। देखिए हमेशा मैं कहता हूँ IMF का प्रोग्राम हमेशा सियासी होता है। सही है। आपके अगर मेजर शेयर होल्डर के ताल्लुकात अच्छे हैं
तो ये सारे आँख कान सब बंद हो जाएंगे इनके, जैसे पिछले हुकूमत के साथ इन्होंने किया था दार साहब के ज़माने में। और अगर मेजर शेयर होल्डर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हाँ। तो उनकी आंख यहाँ के बजाय पीछे चली जाएगी, सही, जो अभी हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ किया कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है वो बिल्कुल गैर फाल होकर रह गई थी। उन्होंने कहा कि ग्रुप्स में जो हैं वो इकोनॉमी के बारे में बात करने के बजाय दीगर जो चीज़ें हैं वो होती रहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ वो एक शख्स थे जो कि शुरू से ही इस चीज़ की मुखालफत करते थे कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि IMF का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी पेनफुल साबित होगा और यकीनन इसके असरात जो हैं वो अब आवाम के ऊपर नजर आना शुरू भी हो गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे जो रमज़ान के चांद को लेकर जन्म लिया है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर मुफ्ती राग़िब नईमी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। पीर जमात अली शाह साहिब, गौला शरीफ वाले, सियाल शरीफ वाले और तमाम उलमा वो तहरीक पाकिस्तान की हिमायत कर रहे थे और उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे। उस वक्त इनका वजूद भी नहीं था। पाकिस्तान में रुयत हिलाल कमेटी एक अरसे से तनाज़ात की जद में है। हमेशा की तरह इस बार भी रमज़ान के चांद पर उस वक्त तनाज़ा खड़ा हो गया जब वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया जो आइंदा 10 साल का कमरी कैलेंडर बनाएगी, जिससे रुयत हिलाल कमेटी की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस मामले पर फवाद चौधरी के बयान पर रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बरहमी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म से अपील की थी कि वो दीनी मामलात पर अपने वज़रा को बात करने से रोकें। लेकिन वो फवाद चौधरी ही नहीं जो बयान दें और तनाज़ा न बने। इस तनाज़े में नया मोड़ उस वक्त आया जब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने ताज़ा बयान में कहा कि उलमा का एहतराम है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसे मामलात रज़ाकाराना बुनियादों पर होते हैं। मैंने राय दी है हर किसी का मुत्तफ़िक होना इस पर ज़रूरी नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि ईद और रमज़ान के चांद पर 36 से 40 लाख खर्च करना आखिर कहाँ की अक्लमंदी है। कम अज़ कम चांद देखने का तो मुआवजा नहीं होना चाहिए ना। रुयत हिलाल कमेटी के मेंबरान चांद पर रज़ाकाराना देख लिया करें। वफाकी वज़ीर के इस बयान के बाद अब तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर की खिदमत में अर्ज़ है कि पाकिस्तान में एक चांद नहीं बल्कि 2 चांद एक अरसे से देखे जा रहे हैं। एक ईद नहीं 2 ईदें एक अरसे से हो रही हैं। एक मुल्क में 2 चांद के मामले पर कुछ बात करेंगे और वो जो दूसरे चांद वाले हैं उनका नाम है मुफ्ती पोपलज़ई, जो सरकारी खर्च पर चांद नहीं देखते और देखते भी इंसानी शहादतों की बुनियाद पर हैं। 6 मई को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। हालांकि अहले सुन्नत वल जमात बरेली मकतब फ़िक्र के मुफ्ती अतीकुल्लाह साहब मौजूद हैं। उन्होंने ख़ुद भी चांद देखा और उनके साथ 12 अफराद ने चांद देखा। वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उनकी मरकज़ी वज़ीर के साथ भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने इन गवाहों के नाम और सारे हालात भी उनको पहुँचाए। लेकिन अफसोस ये है कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने एतमाद किया तो वो पेशन गोई पे किया। कल अब एक मुल्क में 2 चांद, कौन सा चांद सच्चा और कौन सा चांद झूठा, और क्या ये काम रुयत हिलाल कमेटी से ही लेना चाहिए, और ये तनाज़ात आखिर कब तक जारी रहेंगे, और कहीं ये 2 चांद का मामला मुल्क में इत्तफाक और इत्तेहाद के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं, और अगर साजिश है तो फिर साजिशी हैं कौन, मुफ्ती मुनीब या मुफ्ती पोपलज़ई, और चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का सहारा लिया जाए या टेक्नोलॉजी का। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती राग़िब नईमी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे मुफ्ती साहब ये बताएगा कि एक ही मुल्क में 2 चांद नज़र आते हैं और वो एक वक्त पर नहीं नज़र आते, एक दिन नज़र आता है, दूसरे दिन नज़र आता है, ज़रा समझाइएगा इंसानी अकल इस चीज़ को किस तरह माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अकल तो बिल्कुल इस बात को नहीं मानती कि एक ही मुल्क हो जिसके तूल अर्ज़ और तूल बलद और अर्ज़ बलद के अंदर ज़्यादा फ़र्क भी ना हो और वहाँ पर टाइम डिस्टेंस भी ना हो और वहाँ पे 2 अलग अलग चांद नज़र आ जाएं। देखिए, अगर हम अमेरिका की बात करें कि जिसके फ्रॉम 1
सिटी टू अनदर सिटी मैक्सिमम 6 घंटे का सफ़र है, वहाँ पे हम ये बात सोच सकते हैं और जहन में आ सकती है कि 2 अलग अलग अयाम में पहला चाँद नज़र आए। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ना तो अक़ल इस बात को तस्लीम करती है और ना ही कोई हमारे सामने ऐसे शवाहिद हैं गुज़श्ता कदीम रसदगाहों के, कोई ऐसे हमारे सामने कोई दलाइल हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर हम तसव्वुर में लेकर आएँ कि एक ही पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के अंदर 2 अलग अलग अयाम में चाँद नज़र आएँ। तो मैं तो कतई इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस तरह का हमारे यहाँ हुआ कि आज बाज़ शहरों में रोज़ा रखा गया और कल इंशाअल्लाह ताला मुल्क के अक्सर शहरों में और अक्सर अज़ला में और अक्सर सूबों में वफाकी रोयत हलाल कमेटी के ऐलान के मुताबिक रोज़ा रखा जाएगा। तो क्यों मुफ्ती साहब मुझे ये बताएगा कि आखिर हम भी बचपन से देख रहे हैं, बचपन से बड़े हो गए और ये 2 ईदों वाले जो मसला है ये ख़त्म नहीं हो सका, क्यों इस मसले पर आज तक आप इस चीज़ का कोई हल नहीं निकाल सके, इज्तिहाद नहीं काम कर सके? उलमा को मिलकर सोचना चाहिए था यकीनन इस मसले पर। देखिए, इसके ना 2-3 तरह से हम जवाब दे सकते हैं। पहली बात तो यह है कि चाँद निकलने के मसले के ऊपर इज्तिहाद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत है जब चाँद मतला पर मौजूद होगा, उफ़क़ पर होगा, नज़र आएगा। जैसे आज चाँद उफ़क़ पर मौजूद था और पूरे पाकिस्तान में चाँद देखने वालों ने अपनी आँखों के ज़रिए उस चाँद को देखा। मसला है हुकूमत की रिट का। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नाफिज होता है। किसी में जुर्रत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाए और उस फ़ैसले के हवाले से कोई तनकीद करे। ऐसे ही वफाकी रोयत हलाल कमेटी जो कि वफाकी गवर्नमेंट के वजारत मजहबी अमूर के ज़ैल में काम करती है, मैं ये समझता हूँ कि शरई एतबार से भी और जुडिक्शन के एतबार से भी उसकी हैसियत हुकूमत के एक ऐसे अदारे की है कि जिसका फ़ैसला ना सिर्फ हुकूमत पर बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों पर नाफिज होता है। अगर उसके फ़ैसले से कोई रूगर्दानी कर रहा है विदाउट एनी रीज़न और बग़ैर किसी बड़ी वजह, बग़ैर किसी बड़े सबब के, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की रिट की कमज़ोरी है जिसे हुकूमत नाफिज नहीं कर पा रही है, ना इस हुकूमत में। और लेकिन मुफ्ती साहब देखें, कुछ शराइत होती हैं ना जिनके पूरा होने के बाद जो है आप इस चीज़ का फ़ैसला करते हैं, जिस तरह के नेकेड आँख से आप वो चांद आपको नज़र आना चाहिए। इसके अलावा आपको शहादतें मौसूल होनी चाहिए। अगर मस्जिद कासिम अली ख़ान के लोग ये दावा करते हैं, मुफ्ती पोपल ज़ई साहब ये दावा करते हैं कि ये शराइत पूरी होती हैं, तो फिर आप उनको किस तरह से मजबूर कर सकते हैं कि वो एक रोज़ा छोड़ के अगले दिन आपके साथ रोज़ा रखें? देखिए, हमारे मसाजिद में टाइम टेबल मौजूद हैं, नमाज के औकात मौजूद हैं और ये नमाज के औकात आज के महकमा मौसमियात ने नहीं तैयार किए हैं। ये गुज़श्ता ज़माने के उलमा ने कमोबेश 100 साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले तैयार कर लिए। उस वक़्त रसदगाहों का ऐसा वजूद भी नहीं होता था जैसा आज है। जैसे पूरे पंजाब में 40 से ज़ायद रसदगाहें मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान में कमोबेश 60 से ज़ायद रसदगाहें महकमा मौसमियात की मौजूद हैं जो कि औकात कार के तयन में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि जब चाँद उफ़क़ पर है जीवानी के खाली हैं, वहाँ पे चाँद नज़र नहीं आ रहा। और
कराची के साहिल के ऊपर चांद नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे बिलअमूम मगरिब की नमाज का वक्त पेशावर से कहीं बाद में जाकर है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों पे हमें गौर करने की ज़रूरत है। और बाकी रही साइंस की प्रेडिक्शन, तो जहन में रखिएगा साइंस की प्रेडिक्शन सेकेंडरी सोर्स के ऊपर इस्तेमाल की जाती है और हम इसको इस्तेमाल में लाते भी हैं। हमारे सामने साइंस की प्रेडिक्शन ये रही कल के दिन के लिए कि पूरे पाकिस्तान में चांद की उम्र इतनी है ही नहीं कि आम नेकेड आई के साथ हम उसको देख सकें। जब नेकेड आई के साथ देखना मुमकिन नहीं है तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन आँखों के ऊपर जिन्होंने कल उस चांद को देख लिया जो मारज़ वजूद में है ही नहीं, जो उफ़क़ पे मौजूद ही नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि स्पार्को को और महकमा मौसमियात को, इन अफराद को अपने यहाँ बाकायदा भर्ती कर लेना चाहिए कि वो आइंदा उनके लिए चांद देखने का काम करें। उस चांद को जो किसी और को नज़र नहीं आया, सिर्फ उन्हें ही नज़र आ गया है। लेकिन मुफ्ती साहब यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन है ना, आपने कहा कि नेकेड आंख से वो चांद दिखना चाहिए, लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि जब ये शर्त है कि नेकेड आंख से दिखना चाहिए तो फिर आप दूरबीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप फिर एक उसूल फॉलो करें ना कि साइंस को आप फिर साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि नेकेड आंख से दिखना चाहिए चांद। देखिए, हम साइंस के इस्तेमाल को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं कि आप तमाम चीज़ें साइंस पर ही डाल दें। आप अगर जानती हो कम्बिनेशन है जो रोयत हलाल कमेटी की, वो क्या है? इसमें पूरे मुल्क से उलमाए कराम, नुमाइंदा उलमाए कराम जिनका ताल्लुक़ हर मसलक के साथ है वो मौजूद हैं। वफाकी रोयत हलाल कमेटी में महकमा मौसमियात के साइंटिस्ट हैं, स्पार्को के साइंटिस्ट हैं, महकमा वजारत मजहबी उमूर और वजारत इतलाआत और नशरियात के नुमाइंदे या अफसरान उस कमेटी के अंदर मौजूद हैं। ये सारे के सारे साइंसदान भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं। देखिए, साइंसदान ने तो फैसला नहीं करना कि गवाही शरई है कि गैर शरई है। इस गवाही के शरई या गैर शरई होने का फैसला तो आलिम ने करना है। साइंसदान अपनी तहकीक के जरिए बताएगा कि मतला पर, उफक पर चांद कितनी डिग्री पर मौजूद है, और जो शरई शहादत देने वाला है जब वो इंडिकेट कर रहा है कि मैंने चांद को उफक पर दाईं जानिब देखा या बाईं जानिब देखा, तो वहाँ पे साइंसदान की तमाम कैलकुलेशन ये बताएंगी कि उसकी गवाही शरई गवाही वाक़ियतन शरई शहादत के तौर पे कबूल की जाए या वह झूठ बोल रहा है। देखिए, गवाही का पेश किया जाना और चीज़ है, और गवाही के सच्चे या बुरे होने का या हकीकत के मुताबिक होने का या गलत होने का एहतमाल तो बहरहाल मौजूद है। तो जब तक उस गवाही की तहकीक नहीं हो जाएगी तो गवाही को कैसे कबूल किया जाएगा? एक आदमी उठ के कहता है जी मैंने चांद देख लिया और अभी चांद की उम्र 6 घंटे है, तो ये बात मुमकिन ही नहीं है कि उसका वो दावा सही हो। देखिए, दावा उसने किया, दावा ये कर रहा है कि मैंने चांद देखा, उस दावे की दलील जाहिर बात है उससे तो नहीं पूछेंगे, बस से इतना पूछेंगे तुमने कहाँ पे देखा, किस सिमत में देखा, और फिर उसके बाद साइंसदान को बुला लिया जाएगा। हाँ भी बताओ आपने। अच्छा मुफ्ती साहब, अभी ये जवाब देने के शुरू में आपने कहा था कि आप लोग जो हैं वो साइंस को बिल्कुल ही रद्द नहीं कर रहे, तो ये जो सजेशन फवाद चौधरी साहब ने दी है, फिर इसमें आपको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि वो जो स्पार्को, महकमा मौसमियात और दीगर जो साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे के लोगों को शामिल किया गया, तो उलमा कराम को अगर शामिल कर लिया जाए उस कमेटी में तो फिर आपका एतराज़ दूर हो जाएगा? जहाँ तक उलमा को शामिल करने की बात है, जो ऑलरेडी कमेटी है उसमें उलमा भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा। कि सिर्फ उलमा की कमेटी नहीं है, इसमें साइंसदान भी शामिल हैं। एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये, बसा औकात चांद इतना क्रिटिकल हो जाता है कि जिसमें सिर्फ 5% या 10% चांस होता है कि चांद नज़र आ सकता है, 90% चांस है कि चांद नज़र नहीं आएगा। कल के केस में क्या है, महकमा स्पार्को और साइंसदानों का ये कहना है 100% चांद नज़र नहीं आएगा। फैसला भी उसके मुताबिक हुआ। या तो ये कहें कि वफाकी रोयत हलाल कमेटी ने फैसला साइंसदानों के कॉल के मुवाफिक नहीं किया है बल्कि मुखालफत में किया, तो फिर तो ये बात सामने भी आए। एक छोटा सा ग्रोह है, चंद अफराद हैं जिन्होंने पूरी मुल्क की इज्जत को स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है, पूरी हुकूमत की रिट को वो हर दफ़ा पमाल करते हुए चले जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए कोई तैयार नहीं है। और यहाँ पे नई से नई तजावीज़ आ रही हैं कि जो रोयत हलाल कमेटी को ख़त्म कर दिया जाए। उन ख़ास क्रिटिकल दिनों के अंदर ये रोयत हलाल कमेटी ही फैसला करती है उस शरई शहादत का कि चांद नज़र आ गया या नज़र नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे महकमा मौसमियात भी खामोश हो जाता है ये कहकर कि जनाब 5% उम्मीद है चांद के नज़र आने की, 95% उम्मीद नहीं है। और वो 5%
وہ ممکن ہے چاند نظر آ جائے یا ممکن چاند نظر نہیں آئے، لیکن اگر آپ اس کو پہلے سے متعین کر دیں گے کہ بھئی 95% چاند نظر نہیں آئے گا اس لیے کل روزہ نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگوں کو نظر آ گیا تو وہ تو یہ کہیں گے کہ روزہ جو ہے وہ کھایا گیا ہے، یہ غلط ہو گیا. اس لیے ہمیں اسی کمبینیشن کی ضرورت ہوگی چاند کے بارے میں تحقیق کرنے کی، جس میں علماء موجود ہوں جو شرعی شہادت کی بنیاد پہ فیصلہ کریں گے، اور اس فیصلے کے پیچھے دلیل اور طاقت ایک سائنسدان کی اس کیلکولیشن کی ہوگی جو اپنی کیلکولیشن کے ذریعے اس کو انشور کر رہا ہوگا کہ یہ گواہی واقعتاً جسٹیفائی کرتی ہے چاند کی سائٹنگ کو یا نہیں کرتی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ جو آپ کی بات ہے یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان تمام جو بحث جو بات چیت ہوئی ہے اس سے بھی مسئلے کے حل کی طرف کوئی بات نہیں ہوئی. کچھ علماء اس مسئلے کو اتنا گھمبیر اور بڑا مانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے حلال حرام ہو جاتا ہے اور حرام حلال ہو جاتا ہے. تو یہ کافی سنگین نوعیت کی ایک بات ہے. یا تو پھر وہ جو پوپل زئی صاحب کے فالوورز ہیں مسجد قاسم علی خان کو فالو کرتے ہیں، یا تو پھر وہ حلال کو حرام کر رہے ہیں، یا پھر باقی جو پاکستان کے مسلمان ہیں خدا نخواستہ وہ کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے یا کوئی بھی ڈی ٹریک ہوتا ہے یا کسی کی بھی عبادتیں ضائع ہوتی ہیں تو اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ آخر obviously آپ بھی ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں تو آپ پہ بھی اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے. دیکھیے میں بہت واضح انداز میں بات کرنے لگا ہوں. یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے جہاں پہ وہ اپنی عدالتوں اور اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کو نافذ کرتی ہے، وہ رویت حلال کمیٹی کے اس فیصلے کو نافذ کرے، باقاعدہ قانون سازی کر لیں. آپ رویت حلال کمیٹی کو باقاعدہ آپ انیکٹمنٹ کے ذریعے باقاعدہ آپ اس کے اوپر ایکٹ بنا لیں، اور اس ایکٹ کے اندر یہ بات لکھ دیں کہ جو وفاقی رویت حلال کمیٹی ہوگی جس میں علماء اتنے ہوں گے، سائنسدان اتنے ہوں گے، اور وہ سب مل کے سائٹنگ آف مون کا اہتمام کریں گے، اور کسی کو پرائیویٹ رویت حلال کمیٹی بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. جیسے آج حکومت اس بات کو انڈوز کر رہی ہے کہ کسی کو بھی پرائیویٹ جہاد کے لیے اپنے مسلح گروہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، بالکل ایسے ہی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ خود سے مون سائٹنگ کرے. اگر وہ خود سے مون سائٹنگ کر کے اعلان کرتا ہے تو اس کی باقاعدہ اس کو جرم تصور کیا جائے، اس کے اوپر سزا کا نفاذ کیا جائے. صرف اسی ہی سائٹنگ کو قابل قبول قرار دیا جائے گا جو وفاقی رویت حلال کمیٹی یا اس کی ذیلی کمیٹیوں کی طرف سے سرکاری طور پہ اعلان. لیکن منسٹر صاحب اس سے بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وفاقی رویت حلال کمیٹی ہونی چاہیے، پرائیویٹ کمیٹیاں نہیں بننی چاہیے. منسٹر صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسے ختم کر دینا چاہیے. عائشہ دیکھیں، جو سائنسدان قمری کیلنڈر تیار کریں گے وہ بھی تو یہی کام کریں گے، بس فرق اتنا ہوگا کہ وہ ایک دفعہ بیٹھ کے کیلنڈر تیار کر رہے ہیں جبکہ رویت حلال کمیٹی ہر مہینے بیٹھتی ہے. فرق تو کوئی بھی نہ ہوا، فرق صرف بیٹھنے کا ہوا. یہاں پہ ہر مہینے وہ رویت حلال کمیٹی اپنے ورکنگ کو کر رہی ہے، وہاں پہ 10 سال کی ورکنگ اکٹھی سامنے ہو کے آ گئی. تو مفتی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف فرق بیٹھنے کا ہے، تو فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بیٹھنے میں 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے، تو اگر بچ جاتا ہے تو کوئی مذائقہ ہے؟ مجھے بتائیے، یہاں پہ مشاعرے میں ایوان صدر کے مشاعروں میں 75 لاکھ کا خرچہ ہو جاتا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ یہاں پہ وہ کمیٹی جس کی ذریعے کروڑوں لوگوں کی عبادتوں کا تعین ہونا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کروڑ روپے بھی خرچ ہو جاتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہاں 40 لاکھ کے خرچے کو رو رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے اور یہ ورتھ ہے خرچہ ہونا، کیونکہ اس سے جڑی ہوئی ہیں پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کی عبادتیں. بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. رمضان شروع ہو چکا ہے جی، 1 چاند 2 چاند، پہلا روزہ کہیں اور پہلا روزہ اب خیر سے انشاءاللہ باقی پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کل رکھیں گے. لیکن رمضان تو آیا ہے، ساتھ ساتھ مہنگائی کا ایک طوفان بھی لایا ہے، کیونکہ بہت ساری خبریں جو ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ نرخ تو بڑھ چکے ہیں. ساری کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اشیاء خورنوش وغیرہ، ان کے نرخ بڑھ چکے ہیں. تقریباً 133% کہا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو ایک امید ہوتی تھی ہمیشہ ہر رمضان میں
कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें होंगी और उसके ऊपर सब्सिडी दी जाएगी हुकूमत की तरफ से। वहाँ से भी खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पर अशिया पहुँची ही नहीं है। वो सब्सिडी मांगी गई थी हुकूमत से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं मिली, और ये उम्मीद की जा रही है कि शायद रमज़ान का जो दूसरा अशरा है उसमें शायद चीज़ें मैनेज हो जाएं और कुछ चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर पहुंच जाएं। तो फिर क्या गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये पैगाम उन लोगों को दिया जाए कि आप क्या करें, फिर दूसरे अशरे तक इंतज़ार कीजिए चीज़ों का, ताकि जब हुकूमत जिसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, अगर प्लानिंग होती तो यकीनन ये तमाम चीज़ें जो है वो पहले अशरे से, पहले रोज़े से बहुत पहले यूटिलिटी स्टोर्स में लोगों के लिए अवेलेबल होती, ताकि वो अपने रमज़ान की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह की जो सिचुएशन है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही आपको देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप दुनिया में देखते हैं तो एक बहुत डिफरेंट किस्म की आपको चीज़ नज़र आती है। अगर एक तस्वीर हम दिखा सकें, वो शायद हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक तस्वीर वॉलमार्ट, एक स्टोर है अमेरिका का, उसकी एक तस्वीर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एंड वॉलमार्ट ने रमज़ान की मुबारकबाद दी एक बैनर लगाकर हर वॉलमार्ट स्टोर के अंदर, और उसके साथ उन्होंने लो प्राइसेस जो हैं वो चीज़ें मुसलमानों के लिए लो प्राइसेस चीज़ें रखी कि रमज़ान का महीना है, लोगों को इबादत करनी होती है, रोज़े रखने होते हैं, तो उनके लिए लो प्राइस चीज़ें वहाँ पर लग गई। और ये मिसाल आपको एक ऐसे मुल्क में मिल रही है जिसके हवाले से ऑब्वियसली नेगेटिविटी मौजूद है, और शायद बहुत सारी वजूहात की ऐसी हैं जो ठीक भी हैं किसी हद तक, लेकिन बात है यहाँ पर इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की, कि वहाँ पर इस चीज़ के तकद्दुस को समझा जाता है कि मुसलमानों का एक मुक़द्दस महीना है और उन्हें इस महीने में इबादत करनी है और उनके लिए आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, तो इसका एहतमाम बाखूबी वहाँ पर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उलट होता है कि अब लोगों को चीज़ों की ज़रूरत है तो आप चीज़ों के दाम जो हैं वो बढ़ाए जाएँ। ये तस्वीर आपके लिए मैं टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूँगी। तस्वीर अगर है तो प्लीज़ दिखाइएगा। ये दिखा दीजिए, जैसा भी है इसको दिखा दीजिए। पर रमज़ान मुबारक चांद के साथ मुबारकबाद दी गई है, एक पूरे महीने की डेट दी गई है कि जब से रमज़ान शुरू हो रहा है रमज़ान के ख़त्म होने तक, और साथ ही लो प्राइसेस का वो लगा हुआ है बैनर, और वहाँ पर लो प्राइसेस लिखी हुई है कि ये मुसलमानों की